Welcome back, guys. I will discuss with you एंथ्रोपोलॉजी। हम पढ़ रहे थे एंथ्रोपोलॉजी, तो मैं आपके सामने नए नए आइडियाज, नए नए व्यूज आपके सामने रखता जाऊंगा। एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हैं। सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। हम रिलेशनशिप्स स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। डिफरेंट जो सोशल साइंसेस हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, या फिर दूसरे जो अर्थ साइंसेस हैं, सोशल साइंसेस हैं, मेडिकल साइंसेस हैं, लाइफ साइंसेस हैं। हम एंथ्रोपोलॉजी में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस करते हैं, जिसमें हम फॉसिल्स की रिमेन्स की स्टडी करते हैं। हम हम कार्बन डेटिंग डेटिंग मेथड से, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डेटिंग मेथड से हम एज, मटेरियल आर्टिफैक्ट्स की, या फिर जो कल्चरल फैक्ट्स है उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि होती क्या है, मटेरियल फैक्ट्स क्या हैं, नॉन मटेरियल फैक्ट्स क्या हैं बेसिकली। तो आप देखोगे कि क्या है मेजरली। तो आप इसमें हम एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ते हैं, जिसमें कल्चर्स को हम एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। देखते हैं कि फ्रांस बोआज ने बोला था कि कल्चर को सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं माना जाएगा। ऐसे रेस क्या कहता है कि अपने रेस को सुपीरियर बताते हैं, दूसरे की रेस को इन्फीरियर बताते हैं। रेसस क्या है कि जब करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वेरी करती हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ऑन द बेसिस ऑफ cephalic index, and then nasal index, ओके, देन स्टेचर, देन हेयर कलर। तो ये आपस में वेरी करते हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। बट्टा बेटा, आप ध्यान से सुनो लेक्चर को। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछो कहाँ पे दिक्कत आ रही है। बेटा पढ़ना है, मेहनत करनी है, लिसन करना है व्यूज़ को। तो हम देखते हैं कि कैसे कल्चर एक जगह में उसका जन्म हुआ, और फिर उसके बाद फिर वो डिफरेंट रीजन्स में डिफ्यूज़ हो गया। तो ये जर्मन्स ने भी कहा, ब्रिटिश ने भी कहा, और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया। हमने सिंबल्स की अंडरस्टैंडिंग की, हमने कल्चर्स को स्टडी किया, डिफरेंट डैम्बू कल्चर को हमने अंडरस्टैंड किया। हमने जो डिफरेंट जो थे, चाहे वो बात कर लीजिए, हमने स्ट्रक्चर्स को भी समझा कि क्या हमारे माइंड के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है तो वो कल्चर को डिटरमाइन करता है। पर्सनालिटी जो है वो कल्चर को बनाती है, और कल्चर फॉर्मेशन होती जो है वो पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है। ट्रोबारियन आइलैंडर्स की स्टडी की थी, तीन प्रिमिटिव सोसाइटीज, ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग की थी। हम उनके बीच एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनके बीच में रहते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनके रिचुअल्स को, रिलीजियन बिलीव्स को, कस्टम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, फोक टेल्स पढ़ते हैं, मिथ्स जो हैं वो पढ़े जाते हैं, और उनके कल्चर के बारे में स्टडी की जाती है। एथनोग्राफिक एथनोलॉजी स्टडी की जाती है। सी रॉय ने एथनोग्राफी एथनोलॉजी पे काम किया था। बुरिया अंदर गोटुल, ओके, एम श्रीनिवासन ने स्टडी की थी। उसके बाद इनके बॉस का नाम भी आता है, डी.एन. मजूमदार भी आते हैं। मालियन और सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स के ऊपर इन्होंने स्टडी किया था। देन उसके बाद वो जो है आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी होगी। अगर एक बार आप पढ़ते हो, रिकॉल करने की कोशिश, तो हो सकता है सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे, फिर दूसरी बार फिर से रिकॉल करिए तो डेफिनेटली जो पहली रिकॉल में आपको दिमाग में आइडियाज़ नहीं आएंगे, वो डेफिनेटली दूसरे रिकॉल में आपको वो आइडियाज़ आ जाएंगे। तो आपको ये इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, थॉट समझने के लिए आपको जो है
रिलीजियसली जो है, जो बिलीव्स हैं उनके, वो क्या है उनके रिलीजियस बिलीफ, जो बेसिकली सॉलिडारिटी का काम करता है, एक पीस जनरेट करता है सोसाइटी में, एक सोशल ऑर्डर जनरेट करता है, लॉ एंड जस्टिस। रिलीजन जो है बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो होते हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आंसरिंग करता है। डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ होते हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटीज के एनिमिज्म है, एनिमेटिज्म है, तो शमाइज्म है, बोंगाइज्म है, नेचुरलिज्म है, तो ये मोनोथिज्म है, पॉलीथिज्म है। तो पॉलिटिकल लाइफ भी देखी जाती है, तो कोई वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप नहीं होती है, फॉर्मल लीडर वहाँ पे नहीं होता, तो डिसीजन मेकिंग भी फॉर्मल नहीं होती है। तो लोग जो है एल्डर्स मेंबर्स होते हैं, जब जो चीफ होता है वो डिसीजन लेता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है। कैटल्स को लेके कोई रिजॉल्व हो, या फिर कोई ओवर मसला कोई हो तो उसको रिजॉल्व करता है। ट्राइबल सोसाइटीज है, इनमें पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे ही हम देखते हैं कि इकोनॉमी जो है वो प्रिमिटिव इकोनॉमीज होती हैं, हंटिंग गैदरिंग ये करते हैं, तो ये सर्वाइवल मोड में रहते हैं। ये डिफरेंट रीजन्स में ये जो है वो रहते हैं। और आप इनका देखोगे कि मैं समझने के लिए कि ये हंटिंग करते हैं, फिर डोमेस्टिकेशन भी करते हैं, ट्राइबल्स फिशिंग तक करते हैं, तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स प्रैक्टिस करती हैं ये कम्युनिटीज। तो जब इनके वहाँ पे डैम बनता है या फिर कुछ इनके वहाँ पे कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट लगता है या इंडस्ट्रीज कोई सेटअप होती है, तो इन लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस किया जाता है। गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं ताकि इनको एक डिग्निफाइड तरीके से इनको जो है वो रिहेबिलिएट किया जाए। और गवर्नमेंट का ये होता है कि इनका जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, तो वो क्या करती है, विलेज काउंसिल्स होते हैं, वो कोई प्रोजेक्ट सेट करना हो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने ना गवर्नमेंट ने, तो वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स के पास उनका प्रोजेक्ट जाता है। अगर वो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं कि ये प्रोजेक्ट इस रीजन के लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं है या रीजन में नहीं लगना चाहिए, तो उस प्रोजेक्ट को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये पावर्स हैं, दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स में। तो ट्राइबल सब प्लान्स होते हैं, तो ट्राइबल्स रिबेल कर देते थे जब ब्रिटिश के साथ। तो अब ब्रिटिश जो थे वो उनको फोर्सफुली उनके रिबेल को जो है वो क्रैक करते थे, क्रैक डाउन करते थे। तो इससे जो ट्राइबल्स थे उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, पॉवर्टी में वो चले गए, अनएम्प्लॉयमेंट में वो चले गए। उनका फॉरेस्ट को उनके कहा गया कि ये वायलेटर्स हैं फॉरेस्ट के। अब फॉरेस्ट एक्ट आने से 2006 में, तो फॉरेस्ट ट्राइबल्स में क्या किया जाता है, फॉरेस्ट के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। और ट्राइबल्स बेसिकली बड़े मेहनत से अभी वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, और इससे वो मूव करते रहते हैं। नोमैडिक लाइफ है उनकी, सेडेंट्री सेमी सेडेंट्री लाइफ की तरह वो जीते हैं, सेल्फ सफिशिएंट और कोऑपरेटिव यूनिट की तरह काम करते हैं। उनमें बार्टर सिस्टम से वो एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विस का। वहाँ पे आपको जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी भी मिलेगी, वहाँ पे आपको नेगेटिव रेसिप्रोसिटी भी मिलेगी। आपको वहाँ पे एक्सचेंज मैकेनिज्म है वहाँ पे गुड्स का, सर्विस का। आप वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कि गुड्स एंड सर्विस की पहले
कलेक्शन की जाती है, फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन्हीं सोसाइटी के मेंबर्स में। मार्केट सिस्टम वहाँ पे चलता है, वीकली मार्केट्स वहाँ पे होते हैं, फ्ली मार्केट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, वो मंथली मार्केट वहाँ पे लगते हैं। वहाँ पे आके वेजिटेबल्स वगैरह, अपने क्राफ्ट्स, मटेरियल, आर्टिफैक्ट्स आके वो डिस्प्ले करते हैं और उनको सेल करते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम उनका प्रिमिटिव इकोनॉमिक सिस्टम है, सिंपल उनकी लाइफ होती है, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ उनकी सिंपल होती है। वो करते क्या है, डिफरेंट चीज़ों को वो एस्पेक्ट्स करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ वहाँ पे चलती हैं, पैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ वहाँ पे रन करती हैं। तो डिफरेंट व्यूज़ हैं। हमने देखा कि जो एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम नहीं है, एक्सेस में है, कम में है, उसको हमने स्टडी किया। तो साइटोजेनेटिक मेथड्स में हम क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसकी उसको हम उसकी फॉर्मेशन स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, है ना। तो हम उसको न्यूमेरिकल एबरेशंस बोलते हैं। स्ट्रक्चरल एबरेशंस की बात जो है वो की जाती है। तो न्यूमेरिकल एबरेशंस जो हैं, स्ट्रक्चरल एबरेशंस जो हैं, वो क्या है? तो वो आपने मैंने बताया है आपको कि क्रोमोसोम नंबरिंग में चेंजेस आ जाए, क्रोमोसोम कभी एक जगह से दूसरी जगह में डिसलोकेट हो जाता है, कहीं तो उसका एक पोर्शन कट हो जाता है, कहीं दूसरी जगह अटैच हो जाता है। तो हम क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं, इससे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कि जीन्स जो है 50% जीन्स हम मदर से इनहेरिट करते हैं, 50% जीन्स फादर से इनहेरिट करते हैं। हमें एंजलमैन सिंड्रोम हमने पढ़ा, हमने प्राडर विली सिंड्रोम के बारे में हमने पढ़ा, एंजलमैन सिल्वर सिंड्रोम के बारे में पढ़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं कि कैसे जो है इसमें हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हम इसमें जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, थिंग्स को डिस्प्ले करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। So that is very much important aspects of the tribal life। तो ट्राइबल लाइफ को डिकोड करना है, डिफरेंट ट्राइब्स को स्टडी करना है। तो गवर्नमेंट उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स कर रही है, स्कूल्स बनाए जाते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स उनके लिए किए जाते हैं, ट्राइबल कोऑपरेटिव्स उनके लिए बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे वो उनके लिए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहाँ गाँव में, ट्राइबल एरियाज में उनकी रीच तक खोले जाते हैं, ताकि उनको मनी लेंडर्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अब वो मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ का पार्ट भी बन रहे हैं। सोशियो कल्चरल चेंज हम फिनोमिना को एक्सपीरियंस करते हैं। ट्राइबल कॉस्ट कॉन्टिन्यूम को वहाँ पे देखा जाता है, हम कैसे नेचर, मैन, स्पिरिट, कम्प्लेक्स क्या काम करता है, बहुत काम करता है। कि वो जो है आप देखेंगे कि जो ट्राइब्स होते हैं उनका फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका फॉरेस्ट के साथ रिलेशन होता है और वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। इसी को हम बोलते हैं ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम या फिर नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। जो दिया था एलटी विद्यार्थी ने, उसने मेलर्स की स्टडी की थी। तो वहाँ पे मेलर्स जो है वो स्पिरिट्स की पूजा करते हैं, सोल्स की वर्शिप करते हैं। जो एंसेस्टर्स स्पिरिट्स होते हैं वो जो मानते हैं कि एंसेस्टर स्पिरिट्स जो फॉरेस्ट में रिजाइड करते हैं और वो फॉरेस्ट से जो है वो प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं वहाँ से। तो उनकी इकोनॉमी चलती है ट्राइब्स की, और उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मैरिज वो करते हैं। तो फिर फैमिलीज भी वो बनाते हैं। आप इनको समझना है बच्चों, आप मेरे लेक्चर्स को सुनो। गर्ल्स एंड बॉयज, यू मस्ट लिसन टू माय लेक्चर्स। ओके,
Okay, you dear, I will narrate a lot of things about you that I have discussed with you. So I am discussing with you, beautiful girls and ladies, that I am narrating about anthropology in front of you, so that you can score good marks in anthropology. So I am here to make you understand the very basics of anthropology, and things that are here to discuss about the religious life, the marriage life, the political life, the economic life, that is here to be discussed with you, that the tribals have simple they have a simple economy. They so what they produce, what they distribute, and economic system constitutes the production of goods and service, the food gathering. So society had evolved from savage society to civilized society, it has evolved from simple society to the complex society, and the simple life, single cellular organisms to multicellular organisms, and single celled these primates to living simple living organisms to complex living organisms. And there was a change in the anatomy of the living species that I have been discussing with you time and again. So they are all very much important. You must know the origin of the Homo erectus, the Neanderthals mans, and the various. These are the previous year's questions that you must understand. You must take up with me. I want to so let I just will discuss with you some previous year's question, as we have completed the syllabus in detail, and I am making you to multiple revise the syllabus. Okay, so we have there are so areas where the human genetics can be applied. What are the areas where the human genetics can be applied? Can you answer this question? So human genetics, okay, so ये it is a important tool है आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. सो मॉडर्न जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम जो है हम कुछ जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, डाउन सिंड्रोम हो गया, कुछ ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है, हम जीन्स को जब अंडरस्टैंड करते हैं तो हम उसको मेडिसिन क्या लगाई जाएगी डॉक्टर के द्वारा, जो कि मोस्ट इफेक्टिव ड्रग हम यूज करते हैं. ओके, तो तो हम जीन थेरेपी भी करते हैं, हम फॉल्टी जीन्स को करेक्ट कर देते हैं, हम मेडिसिन कौन सी एफिशिएंट इफेक्टिव मेडिसिन लगानी है वो हम कर सकते हैं, हम जीन थेरेपी कर सकते हैं. ओके, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, साइलेंस कर सकते हैं, जैसे हेमोफीलिया है. ओके, तो न्यू बॉर्न जेनेटिक टेक्निक्स जो है उससे अब क्या करते हो, न्यू बॉर्न की या प्री नाटल एंड न्यू बॉर्न की स्क्रीनिंग करते हैं, कि उसमें हम स्टडी करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है स्क्रीनिंग में. अब जीन्स को अंडरस्टैंड करके हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी स्टडी कर सकते हैं, है ना. तो हम बेसिकली वैक्सीन डेवलप करनी है,
ड्रग डेवलप करना है। ओके, तो ये हम हेल्प कर सकता है। ओके, तो आप देखोगे कि हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हम जब क्राइम सीन में हम विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हम डिजास्टर्स में विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हम मेटर्निटी पैटर्निटी टेस्ट करते हैं, हर एक का यूनिक डीएनए प्रोफाइल होता है। ओके, तो तो जेनेटिक्स से हम जेनेटिक्स का रोल क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांस रोल है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो आप देखोगे कि जो है हम बेसिकली जो है इसकी एप्लीकेशंस हैं। एक तो जेनेटिक्स की हम स्टडी करके हम जीन्स को डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हम जो कुछ इनहेरिटेड डिसीज है उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। हम पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं, मैटरनिटी टेस्टिंग्स कर सकते हैं, हम ड्रग की डेवलपमेंट कर सकते हैं, वैक्सीन की डेवलपमेंट कर सकते हैं, ड्रग यूज इफेक्टिव यूज कैसे करना है ड्रग का वो हम जीन्स की से हेल्प से कर सकते हैं। हम फॉरेंसिक साइंस में इसकी एप्लीकेबिलिटी है। हम डिजास्टर जब हो जाता है, जैसे एयरप्लेन क्रैश हुआ था, तो उसमें डीएनए जेनेटिक्स की हेल्प से ही जो है वो डेड बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन की गई थी। तो हम बिहेवियरल जेनेटिक्स जो है, अब बेसिकली जीन्स का क्या रोल है हेल्थ कंडीशन में, डिप्रेशन में, स्किज़ोफ्रेनिया में, मेंटल हेल्थ कंडीशन। तो मेंटल हेल्थ कंडीशन इज नॉट गुड जैसे होना, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस जो है ये भी इम्पैक्ट करती हैं जेनेटिक्स को। तो जेनेटिक्स को डिजीज प्रिवेंशन में भी हेल्प करती हैं। ओके, तो आप देखोगे कि अब जीन्स के से हम जीन थेरेपी देके हम जो है हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं, हम जीन्स को रिप्लेस कर सकते हैं, रिकरेक्ट कर सकते हैं, प्री नेटल एंड न्यू बॉर्न की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो ह्यूमन बायोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जीन्स का भैया बहुत ही खास रोल है, मेन रोल है जीन्स का। तो ये अब देखा जाए तो इसका एप्लीकेशन हम कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस में, इसका एप्लीकेशन हम मेडिकल ड्रग डेवलपमेंट में कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन हम जो है हेल्थ केयर में कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन हम आपको जीन्स आइडेंटिफाई करनी है, डिफेक्ट जीन्स आइडेंटिफाई करनी है, उसको अगर रिप्लेस करना है, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट स्टडी कर सकते हैं। जीन्स का सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर इम्पैक्ट होता है जीन्स का। तो बहुत ही ह्यूमन जेनेटिक्स का रोल तो बहुत ही ज़्यादा है। हम जो इनहेरिटेड डिसीज होते हैं उनका हम जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं, हम जीन थेरेपी कर सकते हैं, हम जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं, हम ह्यूमन एवोल्यूशन को डिकोड कर सकते हैं, एंसेस्ट्री को रिवील कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं गाइस। तो गाइस इन सब चीज़ों को स्टडी करना होता है। तो हाँ, इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है ना। तो आप इन जो है एप्लीकेशंस हैं जेनेटिक्स का। ओके, तो हम करते हैं इसमें रोल ऑफ, देखा जाए अब एंथ्रोपोमेट्री है। हम क्या करते हैं एंथ्रोपोमेट्री से, हम बॉडी की लेंथ, हम बॉडी का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं। हम हम एंथ्रोपोमेट्री से हम स्टडी करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हमने स्टडी करनी है उसमें। आप देखोगे कि हम जब प्री वाई क्यूज क्वेश्चंस करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, तो उसका रोल क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम स्टडी कर सकते हैं।
और स्पोर्ट्स की कैपेबिलिटी क्या है पर्सन की, वो हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम एंथ्रोपोमेट्री से हम सिफालिक इंडेक्स, नेसल इंडेक्स हम बहुत स्टडी करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि बॉडी जो है शॉर्ट स्टेचर की है, लॉन्ग स्टेचर की है, तो बॉडी फैटी है या स्टॉकी है या थिन है, लीन है, वो हम स्टडी करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि न्यूट्रिशनल कैसी है, न्यूट्रिशनल कंडीशन कैसी है, और स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी किस में है। जैसे अब एथलेटिक का बॉडी होगी, लीन एंड टॉल होगा, तो वो जा सकता है स्प्रिंट में, लॉन्ग रनिंग में जा सकता है। अगर कोई रॉबस्ट फिजिक है किसी की, तो वो जा सकता है वेट लिफ्टिंग में, है ना। अगर कोई हाइट कम है तो वो हॉकी में जा सकता है। अगर है ना, तो लॉन्ग जंप में जा सकता है। अगर हाइट जो है वो ज़्यादा है, तो ये प्लेयर्स को किस स्पोर्ट्स में डालना है, इससे हम एंथ्रोपोमेट्री से हम क्या कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो आप देखोगे कि जो एंथ्रोपोमेट्री होती क्या है और किस तरह से ये हम जो है स्पोर्ट्स इसका रोल क्या है न्यूट्रिशनल स्टेटस को और स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन को अगर हमने स्टडी करना है। अब हम वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस जो प्री बाई की यूज क्वेश्चंस हैं वही डिस्कस किया करूँगा आपके सामने। तो हमने हमने बॉडी का शेप देखते हैं, हम साइज देखते हैं, कंपोजिशन देखते हैं, लिम्ब प्रोपोर्शंस देखते हैं। तो ये हम चीज़ें हम एंथ्रोपोमेट्री से करता है। जैसे हाइट मेजर क्या, वेट मेजर करते हैं। तो अब असेसमेंट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, अब अंडर न्यूट्रिशन सा का है, इससे हमें स्टंटिंग का पता चलता है, वेस्टिंग का पता चलता है, अंडर वेट का पता चलता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का पता चलता है। इसमें हम क्या बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, है ना। तो अब देखा जाए कि वेट फॉर एज देखते हैं, है ना, हाइट फॉर एज कितनी है ना, बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, है ना। तो लोअर बॉडी मास इंडेक्स होगा, या फिर मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस चेक करते हैं, है ना। तो असेसमेंट ऑफ ओवर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन का अगर हमें देखना है तो ओबिसिटी है या अंडर अंडर वे ओवर वेट है या ओबिसिटी है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का रिस्क रहता है। बीएमआई से पता चलता है ना। वेस्ट और हिप की रेशो क्या है, बॉडी में फैट कितना है, पल्स रेट देखते हैं, है ना। तो ग्रोथ चार्ट्स को हम मॉनिटर करते हैं, है ना। हाइट कितनी है, वेट कितना है, हेड सर्कमफ्रेंस कितना है ना। टू जो एक जो कंपेयर करते हैं उसको, है ना। हमें न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो चल रहे हैं, है ना, वो हम असेस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी, तो अब बेसिकली जो लॉन्ग लिम्स की होंगे, बॉडी फैट जिसका कम होगा, वो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में जा सकते हैं। हाई मसल मास होगा तो वेट लिफ्टिंग में जा सकते हैं। अगर टॉल स्ट्रेचर होगा तो बास्केटबॉल में जा सकते हैं, वॉलीबॉल में जा सकते हैं। लीन और कंपैक्ट बॉडी होगी तो जिम्नास्टिक में जा सकते हैं। लीन बॉडी होगी, कंपैक्ट बॉडी होगी, तो एंथ्रोपोफाइल यूज करके एथलीट्स को गाइड कर सकते हैं, है ना। तो बॉडी की कंपोजिशंस, बॉडी फैट परसेंटेज, बॉडी मास को मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स से हमें मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना जो है बॉडी फैट कम हुआ है, मसल मास कितना इंक्रीज हुआ है, स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है। तो तो जो है ना, प्रिवेंटिंग इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को, जैसे स्पोर्ट्स वियर है, ट्रेनिंग प्रोटेक्टिव गियर है, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स हैं। ओके, तो ये एक साइंटिफिक मेथड है, इससे हम जो है न्यूट्रिशन का स्टेटस पता करते हैं, स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी भी पता चलती है। तो इसमें जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं विद केस स्टडीज के साथ, आपको कोट कर सकते हैं। तो एंथ्रोपोमेट्री से हमें एक तो पता चलता है कि
भाई देखते हैं कि जो हमें न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है वो उनकी चेक करते हैं। जो मिड डे मील प्रोग्राम है, जहाँ कम्युनिटी मील प्रोग्राम है, उसको चेक उसका कोई एफिशिएंसी चेक करते हैं हम। जो कोचेस हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं। जैसे वो मेजर करते हैं मसल गेन, मेजर करते हैं बॉडी फैट कम हुआ, है ना। तो ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेते हैं, वो चेक कर सकते हैं। अब जैसे हम जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ ओवर न्यूट्रिशन, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन को अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, है ना। स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में सूटेबल स्पोर्ट्स कर सकते हैं। बॉडी का कंपोजिशन क्या है ना। तो बॉडी का न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो है वो क्या है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है ना। तो कितने कैसे लिम्स कैसे हैं, मसल मास कितना है ना। टॉल स्ट्रक्चर का है, लीन है बॉडी है, थिन बॉडी है, कम्पैक्ट बॉडी है। बॉडी मास, वेट फॉर एज देखते हैं, हाइट फॉर एज देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, स्किन फोल्ड थिकनेस देखते हैं, है ना। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस देखते हैं। तो ये हम करते हैं मेजरमेंट। तो ये एक और हमने जो है स्टडी की है। हम बेसिकली क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, पी बाई क्यूज आए हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो आप देखोगे कि बेसिकली क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, है ना। तो पॉवर्टी, एजुकेशनल प्रोग्राम, देन कल्चर, देन रिलीजियस बिलीफ, ग्रोथ इम्पैक्ट करती है, न्यूट्रिशन इम्पैक्ट करते हैं फैक्टर्स, है ना। सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करता है फर्टिलिटी को। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इंडियन पॉपुलेशन में इम्पैक्ट करते हैं। ओके, फर्टिलिटी, बायो फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, फर्टिलिटी एंड फिकंडिटी को चेक करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो आप बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ओके, बायोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं, है ना। फिकंडिटी क्या है, मीनोपास क्या है, और इससे इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि तब वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकती मीनोपास से। मीनार के बाद वो वही प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। बहुत सारे इसके रेलिवेंस क्या है, मीनोपास, मीनो आर्च और इसको बायो इवेंट्स टू फर्टिलिटी, ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है ना। तो फर्टिलिटी को हम देखते हैं कि क्या क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के क्वेश्चंस आया हुआ है, कौन कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, है ना। तो हम देखते हैं मीनोपास एंड इट्स इम्पैक्ट क्या है, मीनोपास और इट्स इम्पैक्ट को स्टडी करते हैं। तो ये और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चंस हैं मीनोपास क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक नेचुरल वे में परमानेंट सीजेशन हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सीजन हो जाता है। तो इसमें ये होता है एज 45 से लेके 55 ईयर्स के बाद। तो अब अगर ए वुमन इज कंसिडर्ड मेंस्ट्रुअल, अगर 12 कौन इफ देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन फॉर 12 consecutive months, सो इसमें क्या होता है कि परमानेंट नेचुरल सीजेशन होता है। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ओके, तो अब ये इसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, नाइट्स में स्वेट्स आ जाना, ठीक है। तो अर्ली सिम्टम्स हैं, इम्पैक्ट्स क्या होगा ना, मेंस्ट्रुअल चेंजेस आ जाते हैं, इरेगुलर साइकिल्स आते हैं, है ना। लाइटर ब्लीडिंग होती है या हैवियर ब्लीडिंग हो जाती है ना। तो स्लीप डिस्टरबेंस होता है, जैसे इंसोम्निया आ जाता है ना। तो वेट गेन हो सकता है, मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट कर सकता है ना। तो अब क्या होता है कि
जेनिटरी सिंड्रोम, इसको हम क्या बोलते हैं, वैजिनल ड्राइनेस हो सकती है, यूरिनरी अर्जेंसी और लीकेज हो सकती है ना। तो बहुत सारे बोन हेल्थ जो है, बोन की डेंसिटी लॉस हो जाती है ना। तो हार्ट डिसीज के रिस्क बढ़ जाते हैं, राइज इन फॉल इन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो राइज एंड फॉल हो जाता है। तो मूड स्विंग्स हो जाती हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, इरिटेबिलिटी आ जाती है ना। तो ये डिस्कम्फर्ट आ जाता है, लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क। तो इसमें रिस्क जो है देखा जाए तो देखा जाए तो मैं आपको बताऊं कि मैंसुरेशन, तो ये एक बायोलॉजिकल नेचुरल बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें कंप्लीट स्टॉपेज होता है मेंस्ट्रुएशन का। इसकी इफेक्ट्स तो बड़े सारे होते हैं, इसमें फटीग आ जाती है फ्रीक्वेंट, या फिर लो ब्लीडिंग होती है, या फिर इरेगुलर साइकिल्स आते हैं, या फिर ओबेसिटी की गुंजाइश हो जाती है। तो बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। ओके, तो तो अब देखा जाए कि अ, अ, अब हेल्थ केयर की जाए, मेंटल हेल्थ केयर, मेडिकल सपोर्ट दी जाए, मेंटल हेल्थ केयर की जाए, तो इससे क्या होगा, गुड हेल्थ बनती है ह्यूमन की, और क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर मेनोपॉज। तो आप देखा जाए कि इसमें जो है वेट गेन का इशू रहता है, टाइप 2 डायबिटीज का इशू रहता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज का इशू रहता है, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है ना। तो वेजिनल ड्राइनेस हो जाती है, लिबिडो डिस्कम्फोर्ट, डिक्रीज्ड सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो जाती है, इमोशनल इम्पैक्ट ऑन इंटिमेसी। तो रिलेशनशिप में इमोशनल इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है इंटीमेसी में। इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ इंटीमेसी में इमोशनल इम्पैक्ट या रिस्क रहता है इंटीमेसी। इमोशनल इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के ऊपर इमोशनल इम्पैक्ट बनता है, इंटीमेसी के ऊपर इम्पैक्ट बनता है, रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट बनता है। तो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो जाएगी, तो वेजिनल ड्राइनेस हो जाती है ना। लो कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो राइज करता है ना। तो अब देखा जाए कि बोन डेंसिटी की कम, इससे बोन फ्रैक्चर्स का रिस्क रहता है। तो यूरिनरी अर्जेंसी और लीकेज का खतरा भी रहता है। वेजिनल ड्राइनेस, पेनफुल इंटरकोर्स की समस्या बन जाती है। तो स्लोअर मेटाबॉलिज्म बन जाता है ना। इंक्रीज इन एब्डोमिनल फैट जो है, एब्डोमिनल फैट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, एब्डोमिनल फैट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है ना। तो इरेगुलर साइकिल्स हो सकते हैं, बहुत सारी नाइट स्वेट्स आ सकते हैं, हीट वेव्स, हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं, फीलिंग ऑफ हीट वेव्स, है ना। तो बहुत सारे ये प्रॉब्लम आती है 45 से लेकर 55 के बीच में। तो अब कर सकते हैं, women is considered to achieve menopause after 12 consecutive months without menstruation। अगर menstruation आए, विदाउट menstruation रहे, तो ये स्थिति बन सकती है। तो रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन असेसिंग स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी, तो बेसिकली एंथ्रोपोमेट्री है क्या बेसिकली, तो ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी को हम साइज, शेप और जो कंपोजिशन है, तो एंथ्रोपोमेट्री है क्या बेसिकली, तो ये साइंटिफिक मेजरमेंट है, वो भी हमने पढ़ा। न्यूट्रिशनल स्टेटस, मेनोपॉज का क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, स्किन फोल्ड थिकनेस क्या है, स्टंटिंग क्या है, वेस्टिंग क्या है, अंडर न्यूट्रिशन की टाइप है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पता चलता है ना। तो बॉडी मास इंडेक्स, हाइट फॉर एज, वेट फॉर एज, स्किन फोल्ड थिकनेस कितनी है। तो ये एक और मैंने टॉपिक आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब एक और टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है,
तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर बड़ी सारी क्वेश्चंस आए हैं, तो हम क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है कि बर्थ रेट में और डेथ रेट में शिफ्ट हो जाना। ओके, किस तरह से जो है, पहले क्या होता है, स्टेज 1 होता है हाई स्टेशनरी स्टेट। इसमें क्या होता है, हाई बर्थ रेट हाई होता है, डेथ रेट भी हाई रेट होता है। तो ये प्री इंडस्ट्री से पहले की सोसाइटी जो थी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होता है, पॉपुलेशन साइज जो है वो लो रहती है, स्टेबल रहता है ना। स्टेज 2 में क्या होता है, एक्सपेंडिंग स्टेज, बर्थ रेट जो है वो रिमेन्स हाई, तो डेथ रेट फॉल्स रैपिडली। तो पॉपुलेशन जो है वो रैपिड ग्रोथ होती है। तो डेवलपिंग नेशन में ऐसा होता है। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, birth rate begins to fall and death rate continues to fall but slowly. Population growth starts to slow down. तो 3 स्टेज में, फिर 4th स्टेज में लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, स्टेबल हो जाती है, स्लोली ग्रोइंग हो जाती है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हेल्थ केयर अच्छा हो जाता है, वेरी लो बर्थ रेट इवन बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। स्टेज 5 है ना, तो बर्थ रेट डेथ रेट है। तो बेसिकली आप देखोगे कि किस तरह से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमें से पता चलता है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं पॉपुलेशन साइज, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पॉपुलेशन में ट्रेंड्स क्या है वो हम स्टडी कर सकते हैं, प्रिडिक्ट फ्यूचर जो है वो पॉपुलेशन साइजेस क्या होगी वो कर सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैटर्न्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है। तो ये थ्योरी जो है वो बहुत हेल्प करती है इन चीज़ों को समझने में। तो डायग्राम फ्रेंडली समरी, तो हायर स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लोअर स्टेशनरी, है ना। तो सबसे क्या पहले क्या होता है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है कि हम पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, साइज को स्टडी करते हैं, और हम बर्थ रेट की मदद से, डेथ रेट की मदद से हम पॉपुलेशन के ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन के साइजेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अगर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस को समझ लेते हैं, डेमोग्राफिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैटर्न्स को समझ कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तो होती है पॉपुलेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैटर्न क्या है वो भी हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो पहली स्टेज होती है उसमें बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है, तो पॉपुलेशन जो है वो मोस्टली स्टेबल रहती है, ठीक है, या स्लो रहती है। तो अर्ली स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, बर्थ रेट जो है वो हाई रहता है, डेथ रेट स्लो हो जाती है, तो पॉपुलेशन जो है वो रैपिड ग्रोथ होता है। तो लेट एक्सपेंडिंग का मतलब होता है बर्थ रेट जो है वो स्लो हो गया है और डेथ रेट भी जो है वो लो है। तो डेथ रेट जो है स्लोली करती है, ग्रो करती है पॉपुलेशन। लो स्टेशनरी, इसका मतलब स्टेज 5 का मतलब 4 का मतलब होता है कि डेथ रेट जो है वो लो हो गई है और डेथ रेट भी लो हो गई है, बर्थ रेट भी लो हो गई है। पॉपुलेशन या तो स्लो ग्रोथ करती है या स्टेबल रहती है, स्लो या ग्रोथ, तो वेरी रैपिडली ग्रोइंग, स्लोली, रैपिड ग्रोथ होती है, स्लो ग्रोथ होती है, स्टेबल रहती है, स्लो ग्रोथ करती है। तो डिक्लाइन में क्या होता है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। कैसे पॉपुलेशन राइज कर सकती है, डिक्लाइन कर सकती है, लोग जो रह रहे हैं दुनिया में वो कैसे बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, तो हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का पता चलता है, हमें रिसोर्सेज के ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा उसका हमें पता चल सकता है। हम हम प्लानिंग कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रो जनरेशन प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम, हम जो है वो
वो डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती है डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की। तो ये पता चलता है कि देखा जाए कि पॉपुलेशन ग्रो ये क्या होता है कि शिफ्टिंग कैसे हो रही है बर्थ रेट में और डेथ रेट में, हिस्टोरिकल शिफ्टिंग पता चलता है। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में क्या होता था, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में क्या होता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में क्या होता था, कैसे लोग गरीब होते हैं, सोशल स्टेटस लो होता है, बाद में सोशल स्टेटस हाई होता है, लोग रिच हो जाते हैं। ओके। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जब आपकी बर्थ रेट हाई है तो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो है ही है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव करती है ना। डेथ रेट फॉल्स, तो ठीक है। अर्ली फेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो पॉपुलेशन क्या है, एक्सेस टू कंट्रासेप्शन है, स्टेटस ऑफ ह्यूमन, अर्बनाइजेशन, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, बेटर एजुकेशन, बर्थ रेट बिगिंस टू फॉल। इसमें क्या होता है कि बर्थ रेट कम क्यों हो जाती है, जब कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल होता है, जब अर्बनाइजेशन होती है, जब एजुकेशन होती है, जब हाई लो कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो जाती है, एजुकेशन बेटर हो जाती है, स्टेटस ऑफ वुमेन बढ़ जाता है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपने पढ़नी है कि हर एज स्टेजेस की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, हर स्टेज की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और और जो है वो क्यों होता है ऐसा, है ना। रीजंस भी आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टेज वन क्यों आती है और क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, स्टेज टू की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और क्यों होती है, स्टेज थ्री की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और क्यों होती हैं, ये आपने पढ़ना है। तो ये भी एक और मैंने मेथड जो है आपको डिस्कस किया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्वेश्चंस आया हुआ है बड़ी बार ये एग्जाम्स में। ओके, तो आप देखिए, क्वेश्चंस को ही हम डिस्कस करेंगे अगले मैंने जो कम से अगले सारी वीडियोस में, जब तक मैं जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं करीब करीब जितने भी हैं, है ना, पिछले 15 सालों के क्वेश्चंस जो आए हैं यूपीएससी मेंस में, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे कि तो ह्यूमन जो ग्रोथ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बड़ा डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन बड़ी बार आया हुआ है ना। तो कल्चरल फैक्टर्स क्या हैं, सोशल फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बड़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो दो ह्यूमन ग्रोथ जो है वो जेनेटिक कंट्रोल में है, बट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जस्टिफाई करना है आपने। ये क्वेश्चंस आया हुआ है 2013 में। तो आप जब मैं बात करता हूँ किस तरह से पॉपुलेशन जो है जेनेटिक्स से इन्फ्लुएंस है, तो लेकिन एनवायरनमेंट की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ह्यूमन ग्रोथ जो बढ़ जाती है। तो ह्यूमन ग्रोथ की बात अगर हम करें तो जेनेटिक भी है और हेरिडिटरी भी है, क्योंकि जीन्स ही होते हैं जो कि आपके हाइट को डिसाइड करते हैं, वेट को डिसाइड करते हैं, आपके कलर को डिसाइड करते हैं, आपके हेयर फॉर्म को डिसाइड करेंगे। ओके, तो अब ये जो है जो अब देखा जाए कि जो एनवायरनमेंट जो है वो इन सब चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है। ओके, तो अब देखा जाए कि कितना जो है हार्मोनल्स की रेगुलेशन का पता चलता है, जीन्स कंट्रोल करता है बॉडी प्रपोर्शंस, हाइट, वेट, है ना। तो टाइमिंग ऑफ ग्रोथ स्पॉट्स, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस, हाइट, ग्रोथ, बॉडी प्रपोर्शन, मैचुरेशन। तो हाइट पोटेंशियल वो फादर से, पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। प्यूबर्टी की टाइमिंग जो है वो जेनेटिक जेनेटिक होती है। ओके, अपर लिमिट ऑफ ग्रोथ जेनेटिक्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो इसमें न्यूट्रिशन भी आ जाता है, प्रोटीन्स आप कितना लेते हैं, विटामिन्स आप कितना लेते हैं, मिनरल्स आप कितना लेते हैं, तो इससे आपका मसल डेवलपमेंट कितना होगा, आपका बोन का डेवलपमेंट कितना होगा, है ना। जैसे अगर स्टंटिंग की प्रॉब्लम बन सकती है, वेस्टिंग की प्रॉब्लम बन सकती है
है ना। ओबिसिटी की प्रॉब्लम बन सकती है। डिसीज एंड हेल्थ स्टेटस, अगर आपका जो है डिजीज एंड हेल्थ स्टेटस इन्वायरमेंट, तो डिजीज अगर पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो डिजीज आएंगी। हेल्थ का स्टेटस जो है वो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। ओके। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की आपके पास फूड की अवेलेबिलिटी है, आप क्या कैसा हेल्थ केयर है आपका, तो आपका जो है वो एजुकेशन लेवल कितना है, आप में हाइजीनिक कंडीशन कितनी है, फिजिकल एक्टिविटी, तो एक्सरसाइज क्या होता है, बोन की ग्रोथ होती है और मसल डेवलपमेंट होती है। तो इमोशनल स्ट्रेस होगा फैक्टर्स की वजह से, तो ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, है ना। क्लाइमेट को वो देखा ही है हमने, हायर एल्टीट्यूड में लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, ये भी आप लिखिए इसमें। कैसे इक्वेटोरियल रीजन में लोग जो है वो डार्कर स्किनर के होते हैं, और जो है कोल्ड रीजन में लोग रहने वाले लोग फेयर स्किन के होते हैं। और बॉडी स्टॉकी होती है, फैटी होती है, लीन होती है, टॉल होती है। तो आपका जो है कल्चर कैसा है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस वहाँ पे किस लिमिट तक होती है, ट्रेडिशनल डाइट्स कितने न्यूट्रिएंट्स उसमें है, फीडिंग प्रैक्टिसेस क्या है, वो ग्रोथ पैटर्न्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो जेनेटिक्स ग्रोथ जो है वो जीन्स का भी इन्फ्लुएंस होता है और एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है। तो फेवरेबल एनवायरनमेंट हो, पुअर एनवायरनमेंट हो, अगर जेनेटिकली अगर चाइल्ड को लंबा होना था, अगर एनवायरनमेंट जो है वो पुअर होगा तो वो लंबा नहीं हो पाएगा। सो ये टाइटली, लेकिन ये फुल नहीं हो सकती अगर एनवायरमेंटल कंडीशन ना हो। स्टेटमेंट जस्टिफाइड बट एनवायरमेंटली शेप्ड, यस ऑफ कोर्स, है ना। ये क्वेश्चंस मैंने आपको, आपने अगर मेरे सारे लेक्चर्स अगर आपने ध्यान से सुने होंगे तो आप ये क्वेश्चंस का आंसर जो है वो बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो आपको काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करना पड़ेगा हर टॉपिक्स का, इम्पैक्ट, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, है ना। तो इम्पैक्ट असेसमेंट, रोल स्टडी करना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी। फैक्ट्स भी आप कोट करेंगे और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज भी आप कोट करिए, है ना। रिसेंट एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च स्टडीज भी आप कोट करिए उसमें। दैट इज ऑल्सो वेरी विल वुड बी बेनिफिशियल टू यू। ओके। तो हम एक और क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि तो थ्योरीज ऑफ एजिंग क्वेश्चन हमने पढ़ा है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ओके। तो आप देखते हैं क्वेश्चंस, हम छोड़ेंगे नहीं कोई भी क्वेश्चंस को, है ना। तो आप एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है मीनोपास का, ये क्वेश्चंस आया हुआ है। इसी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। तो हमें गाइस ये समझना ही पड़ेगा कि क्या है मीनोपास का। मैंने बताया कि क्यों हो जाता है मीनोपास, का इफेक्ट क्या होता है हमारी ग्रोथ के ऊपर, बॉडी के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि आप रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है वो नहीं रहती, है ना, और सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मीनोपास जो है एक डिसएडवांटेजियस है,
क्योंकि उसके बाद भी तो ये लिव रहती हैं, ठीक है। वो बहुत सारी थ्योरीज हैं, एवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं मेनोपास की। तो क्या थ्योरीज हैं? ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस है। तो होता क्या है कि जब मेनोपास हो जाता है तो जो मदर्स जो होती हैं, तो उसके बाद जो उनके जो है उनके जब वो हो जाते हैं, जब वो दादी दादा बन जाते हैं, तो दादी बन जाती हैं, तो वो क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन जब हो जाती है तो उससे क्या होगा, जो है सर्वाइवल जो होगा, जो सक्सेस जो होगा ना ग्रैंड चिल्ड्रन का, तो सर्वाइवल सक्सेस जो होगा चिल्ड्रन का वो बढ़ जाएगा, ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस। इसका मतलब कि मेनोपाज के बाद जो वीमेन जो है वो क्या करती हैं, वो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करती है, स्पेंड एनर्जी इन केयरिंग फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन रादर देन प्रोड्यूसिंग। वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं करती, वो अपने जो बच्चों के बच्चे होते हैं उनकी वो देखभाल करती है। ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस। ओके। तो मदर हाइपोथेसिस क्या होता है कि, तो अब इसमें ये होता है कि ओल्डर मदर्स जो होती हैं उनको रिस्क रहता है प्रेगनेंसीज के टाइम पे। तो इससे क्या होता है कि लाइफ जो चाइल्ड कॉम्प्लिकेशन जो होती है, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। मदर हाइपोथेसिस है, ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस है, रिप्रोडक्टिव कन्फ्लिक्ट हाइपोथेसिस है। तो इससे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव कन्फ्लिक्ट क्या होगा कि जब मदर के बीच में और जो ओल्डर और यंगर फीमेल्स में जो कंपटीशन होगा, रिप्रोडक्टिव कंपटीशन होगा, वो उसको भी रिड्यूस करती हैं ये। ओके। ब्रेन लार्ज होते हैं, है ना। प्रोलॉन्ग्ड चाइल्डहुड डिपेंडेंसी होती है हमारी, लॉन्गिविटी एंड ब्रेन ग्रोथ हाइपोथेसिस क्या बोलता है, ईयर्स ऑफ सपोर्ट, चाइल्ड जो है वो लंबे समय तक डिपेंडेंस रहता है। तो ठीक है। तो मीनोपास जो है वो बायोलॉजिकली आपको लगता है कि डिसएडवांटेजेस है, तो इसमें एवोल्यूशनरी एडवांटेजेस भी हैं। तो ये एक बेसिकली जो है सर्वाइवल भी इंश्योर करता है, और रिप्रोडक्टिव जो सक्सेस होती है ग्रैंड चिल्ड्रन की उसको भी इंश्योर करता है, जिसमें हम ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस आता है, मदर हाइपोथेसिस आता है, फिर जो रिप्रोडक्टिव कन्फ्लिक्ट हाइपोथेसिस आता है, उसके बाद लॉन्गिविटी एंड ब्रेन ग्रोथ हाइपोथेसिस है, जहाँ पे बच्चों जो है वो ज़्यादा टाइम तक मदर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर फूड फॉर नरिशमेंट, प्रोलॉन्ग्ड चाइल्डहुड डिपेंडेंसी। तो इसमें क्या होता है कि इंक्लूसिव फिटनेस भी है। तो मीनोपास जो है वो किन सिलेक्शन। ओके। तो सर्वाइवल ऑफ रिलेटिव्स इनडायरेक्टली प्रमोट्स द स्प्रेड ऑफ शेयर्ड जीन्स। ठीक है। तो आप देखोगे कि वो केयर गिविंग का काम करते हैं। पोस्ट मीनोपॉसल वुमेन इंक्लूसिव फिटनेस होती है, अपनी फिटनेस भी रखती हैं, और अपने चिल्ड्रन की फिटनेस को भी वो इंश्योर करती हैं, केयर गिविंग करती हैं। तो बायोलॉजिकली मदर हाइपोथेसिस, ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस, रिप्रोडक्टिव कन्फ्लिक्ट हाइपोथेसिस, देन उसके बाद इंक्लूसिव फिटनेस, द लॉन्गिविटी एंड ब्रेन ग्रोथ हाइपोथेसिस, देन इंक्लूसिव फिटनेस हाइपोथेसिस। ये 5 हाइपोथेसिस हैं जो कि बताते हैं एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है ग्रोथ हाइपोथेसिस का। बिल्कुल जी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। तो ये एवोल्यूशनरी इसके सिग्निफिकेंस है, एडवांटेजेस हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनकी सर्वाइवल होता है और सक्सेस होता है। तो कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं ओल्ड एज में, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस वो रिड्यूस हो जाती हैं, रिप्रोडक्टिव कंपटीशंस नहीं हो पाता है। तो आप देखा जाए कि ये रिस्क ऑफ चिल्ड्रन जो है वो ओल्ड एज में वो कम हो जाता है। तो ये सारे आपने हाइपोथेसिस को इसमें बता देना है एक एक लाइन में। तो आप ये क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। इजी क्वेश्चंस है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है। तो प्रोवाइडेड कि आपने जब सीधा अपने लेफ्ट राइट क्वेश्चंस के लेफ्ट राइट आपने स्टडी किया होगा, ठीक है,
तो उससे आप क्वेश्चंस को आंसर करने में ज़्यादा जो है वो सफल होंगे। तो यही मैंने आपको बताया कि क्या होता है हाइपोथेसिस, क्या होता है मीनोपास का एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, कि मीनोपास आने से क्या एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल ग्रैंड और ग्रैंड चिल्ड्रन चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को सक्सेस सर्वाइवल करने में हेल्प करता है, और कंपटीशन जो रिप्रोडक्टिव कंपटीशन होता है उसको रिड्यूस करता है ना। तो आप जो है ब्रेन डेवलपमेंट और जो है वो सर्वाइवल तो हो गया, है ना। तो हेल्थ जो है कॉम्प्लिकेशंस जो होती है वुमेन्स की उसको रिड्यूस करता है। ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ कैरी आउट करता है मीनो पास। बहुत सारे एडवांटेजेस है इसके। तो डिसएडवांटेजेस यही है कि वो आगे रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, बट वो अपने बच्चों की देखभाल करती है। अब मैंने बताया आपको, हम इंसान के जो चाइल्डहुड होती है वो हमारी चाइल्डहुड जो है वो प्रोलॉन्ग्ड समय तक, लंबे समय तक डिपेंडेंसी होती है मदर के ऊपर। तो मदर ज़्यादा टाइम डिवोट कर पाती हैं चाइल्ड को, और जो ओल्ड एज में बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो मीनोपास वो बर्थ कॉम्प्लिकेशंस होने नहीं देता है। तो ये एडवांटेजेस है, एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। तो वो जो है एक रिप्रोडक्टिव कंपटीशन होता है जवान औरतों में, बूढ़ी औरतों में, वो कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा। वो सोशल लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगी, ऑपरेशन में कंट्रीब्यूट करेगी। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। मीनोपास का क्या रोल है हमने पढ़ा। तो मीनोपास की इम्पैक्ट क्या होते हैं बॉडीज के ऊपर वो भी हमने स्टडी किया। हमने स्टडी किया, डिफरेंट टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करे हैं। और भी आगे हम अगले वीडियो में मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ताकि हमें पता चले कि हमें कितना आता है और हमें कितना और करने की ज़रूरत है। सिलेबस हमने कवर तो किया है सारा का सारा, बट ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि हमने क्या सफिशेंट है जो पढ़ा है। तो अगर हमने नहीं सफिशेंट है तो हमें और वैल्यू एडिशन करनी है, तो वो क्या एडिशन करनी है, किस टॉपिक में क्या ऐड करना है, वो आपको आइडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा। ओके गाइस, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी सी, और जल्दी से। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।